कक्षा 9th के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को हल कर रहे थे और इससे पहले बहुत से क्वेश्चनों को हल हमने इससे पहले की वीडियो में डाल रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके देख लेना। और आज हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 15 तक के क्वेश्चनों को हल इस वीडियो में आपको करवाऊंगा, जिसमें से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सह प्रयोग समझाइए, पादप व जंतु कोशिका में अंतर लिखना, संतुलित एवं असंतुलित बल सह प्रयोग समझाइए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सूत्र स्थापित करके समझाइए, खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए, समस्थानिक तत्व किसे कहते हैं, 2 उदाहरण में उपयोग लिखिए, पहले 8 तत्वों के लिए विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन नियम लिखिए, तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक नामांकन चित्र बनाकर समझाइए, छाल यानी कि कोर किस प्रकार से सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है बताइए, 60 वोल्ट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिट में बताइए, प्रयोग द्वारा समझाइए कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, बालक की अपेक्षा बालिका की ध्वनि मधुर क्यों होती है। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चनों का हल एक एक करके मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आप कॉपी पेन से उसको नोट भी कर लें और उनको याद कर लें। क्वेश्चन पेपर में जो ये क्वेश्चन है आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सह प्रयोग समझाना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी वस्तु के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया में उनसे उत्पन्न द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ पर ना तो कोई द्रव्यमान उत्पन्न होगा, यानी कि कोई द्रव्यमान जनरेट भी नहीं होगा, और ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है। कार्बन परमाणु एक जटिल ठोस संरचना से सरल गैस में बदल जाता है, लेकिन फिर भी उसकी द्रव्यमान वही रहता है। देखो, द्रव्यमान जो कार्बन का है जब वो ठोस अवस्था में होता है और ठोस अवस्था से जब वो गैस अवस्था में बदलता है तो अवस्था में चेंज हो गया, ठोस से द्रव अवस्था में चेंज हो गया, ठोस से गैस अवस्था में चेंज हो गया। लेकिन जब कार्बन एक जटिल ठोस संरचना से यानी कि ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है तो इसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसके अलावा हमें एक सहप्रयोग समझाना था तो हमें एक प्रैक्टिकल भी लिखना पड़ेगा। उसके लिए रासायनिक क्रिया फ्लास्क लीजिए, यानी कि एक बीकर लीजिए, एक कप लीजिए, फ्लास्क में मुंह पर कॉर्क लगे, यानी कि उसको एक बंद कर देना है, अभिकारक उत्पाद उस फ्लास्क से बाहर ना निकले। देखो, अब एक फ्लास्क लेना है, उसके अंदर हमें 2 पदार्थ डालने हैं, दोनों पदार्थों का अलग अलग द्रव्यमान हमें नोट कर लेना है। उसके बाद उस फ्लास्क में डालने के बाद उस फ्लास्क को ऊपर से कवर कर देना है ताकि वो पदार्थ बाहर ना निकले। उसके बाद जब उन दोनों पदार्थों के मध्य अभिक्रियाएं होंगी उस फ्लास्क के अंदर और जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका द्रव्यमान हमें पता करना है। तो जो प्रोडक्ट का द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान उन पहले जब वो विकारक थे, यानी कि जब उन्होंने अभिक्रिया नहीं करी थी, उस समय दोनों के अलग अलग द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा। यानी कि दोनों के द्रव्यमान में अभिकारक की सिचुएशन में भी और उत्पाद की सिचुएशन में भी द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आएगा, हालांकि उन दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो प्लास्टिक का द्रव्यमान में उस और इसकी सामग्री प्रक्रिया से पहले और बाद में समान रहती है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम को साबित करती है। यानी कि जो प्लास्टिक के अंदर जो ये अभिक्रिया हो रही है जिसमें द्रव्यमान कांस्टेंट रह रहा है, ये किस नियम का पालन कर रहा है, किस नियम को साबित कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। नेक्स्ट चलते हैं, पादप व जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो पहले है पादप कोशिका। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक का काम होता है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। तो जो पादप यानी कि जो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये चीज़ पाई जाती है, तभी वो सूरज के प्रकाश से भोजन बनाती है। जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें ये चीज़ नहीं होती, हरित लवक नहीं होती। अगर जंतु कोशिका में भी हरित लवक होता तो हम भी क्या करते, सूरज के प्रकाश में भोजन बना रहे होते, लेकिन हम सूरज के प्रकाश में भोजन नहीं बना रहे। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, यानी कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्योंकि पादपों में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है तो पादपों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका विभाजन का कार्य भी नहीं होता। जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है और जो जंतुओं की कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका विभाजन का कार्य चलता रहता है। जो करता कौन है, सेंट्रोसोम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है। इसमें जो पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है केंद्रक परिधि की ओर होता है। जो कोशिका की जो परिधि यानी बाउंड्री होती है, केंद्रक उनकी तरफ पाया जाता है, किसमें, पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका में जो कोशिका का जो केंद्रक है वो उस कोशिका के बीच में यानी कि मध्य में पाया जाता है। तो ये था पादप जंतु व कोशिका में, ये था पादप व जंतु कोशिका में अंतर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
जो है संतुलित बल एवं असंतुलित बल से प्रयोग हमें समझाना था। तो सबसे पहले बात करते हैं संतुलित बल की। तो संतुलित बल जब वस्तु पर एक साथ कार्य करते हैं तो उनका जो परिणामी बल होता है, यानी कि जब संतुलित बल दो किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो उसका जो परिणामी बल होगा शून्य होगा, जबकि अगर वस्तु पर असंतुलित बल कार्य कर रहा है तो उनका जो परिणामी बल है वो शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, यह बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि परिवर्तन कब होगा, जब एक बल दूसरे बल की तुलना में अधिक या कम हो, उस अवस्था में क्या होगा, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, चाल में परिवर्तन होगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों बल संतुलित अवस्था में यानी कि एक ही जितने हैं, तो दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ना तो चाल में परिवर्तन होगा ना दिशा में परिवर्तन होगा। जबकि असंतुलित बल में क्या होता है कि वस्तु की चाल में और दिशा में दोनों में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि वस्तु विरामावस्था में है तो संतुलित बल उसे गतिमान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वही बात है, अगर गति कब प्रदान होगी, जब एक बल दूसरे बल की अपेक्षा अधिक या कम हो, तभी वो गति प्रदान कर पाएगा। चूंकि ये दोनों बल बराबर है तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर वस्तु की गति प्रदान नहीं कर पाएंगे दोनों बल। वहीं अगर बात करें कि असंतुलित बल, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो असंतुलित बल, अच्छा ये यहाँ पर लिखा आ गया क्या, तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो असंतुलित बल उसे गति प्रदान कर सकता है, क्योंकि संतुलित बल में एक बल दूसरे बल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा बल होता है उसका प्रभाव रहता है और वो क्या करता है, उस वस्तु को गति प्रदान कर देता है। नेक्स्ट है कि यह वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, यानी कि अगर वस्तु पर एक ही दिशा में एक वस्तु की ओर बल लग रहा है तो वो वस्तु को संपीड़ित कर देगा दोनों बल मिलके, और वहीं अगर दोनों बल वस्तु की विपरीत दिशा में लग रहे हैं और दोनों ही क्या है संतुलित हैं, तो दोनों क्या करेंगे, उस वस्तु के आकार को मतलब फैला देंगे। वही बात करें असंतुलित बल की तो वो ये नहीं कर पाएगा, यह बल वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो ये आपके पास 4 अंतर थे इसमें, ये आपको लिखने हैं अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक सूत्र स्थापित करके समझाइए। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इसमें एक नियतांक को पढ़ते हैं जिसको कहते हैं जी, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसको कैपिटल जी से लिखते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण का जो फार्मूला होता है कि गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान की गुणा और दोनों के बीच के द्रव्यमान के दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। और जब व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का नियतांक हटाते हैं, जब व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक निकल के आता है जिसे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। हमें उसका मान यानी कि उसका सूत्र स्थापित करना है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कि दोनों द्रव्यमान एक जैसे द्रव्यमान के, यानी कि दोनों ही पिंडों का द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम है और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो जब यहाँ पर दोनों का द्रव्यमान 1 लिखोगे तो दोनों का गुणा 1, और बट्टे में बीच की दूरी 1 मीटर लिखोगे तो 1 की स्क्वायर 1, दोनों में भाग जाएगा, 1 के अंदर 1 का आंसर 1 आएगा और 1 का गुणा कर देंगे हम जी के साथ। इस सिचुएशन में जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल वो गुरुत्वीय नियतांक यानी कि जी के बराबर होगा, यानी कि F बराबर जी होगा, क्योंकि सारी द्रव्यमान और बीच की दूरी हमने 1 कर दी और 1 का गुणा किसी से कर दो, वही राशि प्राप्त हो जाएगी वापस। तो अतः एकांक दूरी यानी कि हमने दूरी कितनी ली है 1 मीटर, तो एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान यानी कि हमने द्रव्यमान में कितना लिया है एकांक लिया यानी कि 1 किलोग्राम लिया है वाले पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यानी कि अगर दो पिंडों के मध्य दूरी एकांक है और दोनों का द्रव्यमान भी एकांक है तो उस सिचुएशन में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होगा, यही बात ये कहना चाहता है। तो अगर बात करें नेक्स्ट इसके मात्रक की, तो अगर आप इस फॉर्मूले से देखो तो यहाँ पर ये जी है, जी के गुणा में m1 m2 जो कि द्रव्यमान है बट्टे में r स्क्वायर जो कि बीच की डिस्टेंस है, तो r स्क्वायर का गुणा कर दो f के साथ दूसरी तरफ ले जाके, और जो ये m1 और m2 जी के गुणा में दूसरी तरफ चले जाएंगे भाग में। तो इस प्रकार हमें इसका मात्रक प्राप्त होगा f डॉट r स्क्वायर अपन में m1 m2। अब जो होता है वो बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, r जो कि एक डिस्टेंस है, r की स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस की स्क्वायर जो कि मीटर स्क्वायर हो गया मात्रक इसका। m1 और m2 दोनों द्रव्यमान है और दोनों का गुणा हो रहा है, तो द्रव्यमान के साथ गुणा, दोनों मात्रकों का आपस में गुणा होगा तो किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं इसके मान के बारे में। तो जो जी का मान होता है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर में किलोग्राम स्क्वायर। ये इतना पूरा डेरिवेशन आपको लिखना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट चलते हैं खाद एवं उर्वरक में अंतर बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं खाद की। तो ये एक प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाली कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि ये प्राकृतिक चीज़ें जैसे अपने पशुओं के अवशिष्ट पदार्थ हो गए, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, उनसे जो जमीन में मिलने के बाद खाद का रूप धारण कर लेती है। तो ये एक तरह से प्राकृतिक चीज़ है। क्या चीज़ है? खाद। वही बात करें उर्वरक की, तो ये मशीनों से बनाई जाती है, इंसानों द्वारा बनाई जाती है। तो एक अकृत्रिम, तो ये कृत्रिम रूप में बनाए गए अकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है।
नेक्स्ट बात करें कि ये मृदा सभी तत्वों की आपूर्ति करता है, यानी कि जब आप इसको खाद को मिट्टी में मिलाते हो तो ये मृदा को जितनी भी आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है उन सभी की ये पूर्ति करता है कौन? खाद। जबकि ये जो मृदा उर्वरक जो होती है ये मृदा में किसी विशेष तत्व की आपूर्ति करते हैं, यानी कि ये किसी विशेष तत्व की आपूर्ति के लिए डाली जाती है उर्वरक। नेक्स्ट बात करें, ये सांद्र रूप में नहीं होते और जो उर्वरक होता है ये सांद्रित रूप में होते हैं, यानी कि इनका जो पता रहता है कि इसके एकांक आयतन में कितनी पदार्थ की मात्रा होगी। सांद्रता कहते हैं कि एकांक आयतन में एक पदार्थ की कितनी मात्रा है। खाद की सिचुएशन में पता नहीं रहता कि एकांक आयतन में कितने पदार्थ है, लेकिन उर्वरक में ये काउंट किया जाता है कि एकांक आयतन में पदार्थ इस उर्वरक की कितनी मात्रा है, तो ये उसकी सांद्रता है, यानी कि ये सांद्रित अवस्था में होता है उर्वरक, खाद सांद्रित अवस्था में नहीं होता। नेक्स्ट है कि इसका अधिक का प्रयोग हानिकारक नहीं होता, यानी कि खाद अगर आप खेतों में अधिक प्रयोग करते हो तो इसका ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वहीं उर्वरक अगर आप खेतों में ज़्यादा प्रयोग करते हो तो वो हानिकारक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद, इसका स्थानांतरण कठिन होता है, यानी कि खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा कठिन होता है। वहीं उर्वरक जो होती है उनका स्थानांतरण आसान होता है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा है समस्थानिक तत्व किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आएगा भी, और इसको आप एक अच्छे तरीके से नोट करके याद करके चले जाएं ताकि आप इसमें ना अटकें। तो समस्थानिक पूछा है तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी कि दो परमाणु अगर उनकी परमाणु संख्या समान है, यानी कि परमाणु क्रमांक समान है लेकिन उनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है, तो उनको ही कहते हैं समस्थानिक। वही समवारिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान एक जितना होता है उन सभी का। तो आपको समस्थानिक पूछा है तो आप समस्थानिक लिखेंगे, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिए गए हैं। पहला समस्थानिक है प्रोटियम। प्रोटियम में क्या होता है कि सेंटर में एक परमाणु होता है, प्रोटॉन होता है, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यानी कि सेंटर में एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ही संख्या को हम परमाणु क्रमांक के रूप में लिखते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है। और सेंटर में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या को हम द्रव्यमान के बराबर लिखते हैं। तो सेंटर में एक प्रोटॉन है तो इसका द्रव्यमान भी 1 यूनिट हो गया। दूसरी बात करते हैं ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसमें भी एक प्रोटॉन होता है तो इसका परमाणु क्रमांक तो 1 है, लेकिन इसके सेंटर में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और तो कुल जो द्रव्यमान होगा दोनों का योग होगा तो 1 और 1 2 यूनिट इसका द्रव्यमान है। वही बात करें ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम में भी एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, लेकिन सेंटर में एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका कुल द्रव्यमान होगा इन तीनों के योग के बराबर होगा, तो 3 यूनिट इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है, परमाणु क्रमांक 1 जितना है। इसके बाद इसने एक चीज़ और पूछी है कि इसका उपयोग भी लिखना है। तो उपयोग देखो, आइसोटोप जो होते हैं समस्थानिक, उनका क्या उपयोग होता है। जैसे यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग जो होता है परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ये बार बार बताया हुआ है। यूरेनियम का जो समस्थानिक है इसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले 8 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन नियम लिखे, यानी कि पहले जो 8 तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे या कितने भरे जाएंगे, उनका जो नियम है किसने दिया था वो देखते हैं। कि परमाणु की विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बेरी ने निम्नलिखित नियम दिया था। तो क्या नियम दिया था कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से दर्शाते हैं, यानी कि किसी भी कक्ष में या किसी भी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको दर्शाने का एक सूत्र उन्होंने दे दिया 2n²। अन्य यहाँ पर क्या है, कक्ष या ऊर्जा स्तर की संख्या, यानी कि पहले ऊर्जा स्तर की बात करें जिसका लिए अन का मान 1 होगा, 1 की स्क्वायर 1, और 1 का जो मान गुणा करना है हमें 2 के साथ, तो 2 आ जाएगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बात करें दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, तो उसके लिए अन का मान 2 रखेंगे, 2 की स्क्वायर 4 और 4 का गुणा 2 के साथ 8, यानी कि दूसरे कोश में 8, और इसी प्रकार कोषों की संख्या बढ़ाते जाएंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस सूत्र से हमें पता चलता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तंत्रिका के संरचनात्मक चित्र बनाकर समझाइए, यानी कि तंत्र का हमें नामांकन चित्र बनाना है। तो ये जो सेंटर में है इसको केंद्रक बोलते हैं, ये जो बाहर का ये एरिया है खाली इसको बोलते हैं कोशिका काय, ये जो ध्रुमिकाएं निकली हुई है इसको बोलते हैं ध्रुमिका, और जो बॉक्सों के बीच की जो गैप है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, और पीछे का जो ये सीरा है इसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सीरा। तो इस प्रकार का आपको इसका नाम याद रखना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ये आए तो ये चित्र बनाकर इसका नाम आपको इस प्रकार से दर्शा देना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। छाल यानी कि कॉर्क किस प्रकार से उत्तक के रूप में कार्य करता है, यानी कि सुरक्षा उत्तक के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। देखो कॉर्क जो होता है वो एक तरह से पेड़ों की जो छाल के बारे में बता रहा है। तो जो पेड़ देखिए जो छाल होती है वो पेड़ को क्या करती है, चारों तरफ से कवर कर लेती है, जिसके कारण वहाँ उसके अंदर के तने तक ना तो ऑक्सीजन पहुँच पाती है और ना ही पानी पहुँच पाता है, जिसके कारण वो उसका अंदर का तना गलेगा नहीं, क्योंकि गलने के लिए ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होती है, तो वो वहाँ तक छाल पहुँचने नहीं देती। तो ये सुरक्षा उत्तक के रूप में वो कार्य करती है। क्या करती है कि पौधों को किसी यांत्रिक या संक्रमण यानी कि उसको गलने से बचाती है, यानी कि कोई भी प्रकार का संक्रमण उसमें तने के साथ नहीं होने देती। वो क्या करती है, ये पानी और गैस के मार्ग को रोकता है, यानी कि जो छाल होता है वो पानी और गैस के मार्ग को रोक देता है, जिसके कारण कोई भी गैस या कोई भी पानी का जो नमी है वो पेड़ तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वो गलता भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
कि 60 वोट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे से उपयोग में लिया जाता है और बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिट में बतानी है। तो देखो हमें दे रखी है शक्ति कितनी, 60 वोट, हमें दे रखा है समय कितना, 6 घंटे, हमें ज्ञात करनी है ऊर्जा यूनिट में। तो शक्ति और ऊर्जा समय के मध्य जो संबंध होता है, शक्ति बराबर होती है ऊर्जा बटे समय, यानी कि ऊर्जा में समय के साथ जो परिवर्तन होता है दैट्स कॉल्ड शक्ति। हमें शक्ति दे रखी है, ऊर्जा और समय ज्ञात करना, ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा बराबर होगा शक्ति गुणा समय। देखो उपयोग किया जाने वाली जो ऊर्जा है वो शक्ति और समय का गुणनफल होगा। दे हमें रखा 60 वोट, चूंकि हमें मात्रात्मक जब हम लिखते हैं यहाँ पर तो शक्ति को वोट में नहीं लिखते, किलो वोट में लिखते हैं। तो सबसे पहले 60 वोट को हमें किलो वोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ भाग करना पड़ेगा 1000 का। तो ये हो जाएगा 0.06 किलो वोट। समय 6 घंटे, घंटे में लिखना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि ऊर्जा बराबर होता है, ऊर्जा बराबर 0.06 इंटू 6 किलोवाट घंटे, यानी कि दोनों का हमने गुणा कर दिया और शक्ति और समय का, और इसका ऊर्जा का मान आएगा 0.636 किलोवाट घंटा। तो प्रतिदिन 6 घंटे बल्ब जलाने पर ऊर्जा की जो खपत है वो 0.36 यूनिट होगी। यही आपका आंसर होगा, इसका डबल नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। देखो ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक होता है माध्यम, चाहे वो कोई ठोस वस्तु हो या कोई पानी हो या कोई गैस हो या कोई वायुमंडल में उपस्थित जो वायुमंडल हो, कुछ भी हो, लेकिन ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता तो होती है। लेकिन इसने बात करें निर्वात में, चूंकि निर्वात में किसी भी प्रकार का माध्यम ध्वनि के संचरण के लिए नहीं होता, ना ही वहाँ पर पानी होता है, ना ही वहाँ पर कोई गैस होती है, ना ही वहाँ पर कोई ठोस चीज़ होती है, तो वहाँ पर ध्वनि का संचरण होना संभव नहीं है। यही हमें बताना है। नेक्स्ट चलते हैं बालक की अपेक्षा बालिका की जो ध्वनि होती है वो अधूर होती है। क्यों होती है? तो इसके पीछे हार्मोन्स कारण, इसके जो पीछे जो उत्तरदायी कारक है वो हार्मोन्स है। हार्मोन्स लड़के व लड़की जब युवा होते हैं तब उनमें हार्मोन बदलते हैं, जिसके कारण लड़कों की जो आवाज़ होती है कर्कश, यानी कि थोड़ी भारी होने लगती है। वही लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो मीठी होती है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे और अभी भी क्वेश्चन बाकी हैं बहुत सारे, उनके हाल में नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।